Hello, dear students. It's the 19th of January, and here are today's editorial stories. Smaller citizens on the gaps in India's education system. Smaller citizens. Smaller citizens मतलब बच्चों की बात हो रही है guys. Smaller citizens on the gaps in India's education system. भारत के education system में जो gaps हैं उसके बारे में है ये editorial. Despite rising enrollment, राइजिंग एनरोलमेंट के बावजूद भी, डिस्पाइट राइजिंग एनरोलमेंट, एनरोलमेंट बढ़ रहा है, ज्यादा लोगों का नाम लिखा जा रहा है स्कूल में, एनरोलमेंट राइज कर रहा है, बढ़ रहा है, राइट। इसके बावजूद भी, डिस्पाइट राइजिंग एनरोलमेंट, गैप्स इन इंडियाज एजुकेशन सिस्टम आर नॉट क्लोजिंग क्विकली। जो भारत के एजुकेशन सिस्टम में गैप्स हैं वो जल्दी जल्दी बंद नहीं हो रहे हैं। गैप्स क्लोज करना मतलब जो गैप है, यानी दो चीजों के बीच जो गैप है वो खत्म होना धीरे धीरे। Gaps between the rich and the poor, okay, are not closing. तो गैप क्लोज होता है इंग्लिश में, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू। मोटिवेटेड लिटिगेशन, मोटिवेटेड लिटिगेशन, दूसरी स्टोरी आई, मोटिवेटेड लिटिगेशन। मोटिवेटेड, जब आप कुछ काम करते हैं खास मोटिव लेकर तो उसको मोटिवेटेड कहते हैं। लिटिगेशन होता है कोर्ट में जाकर के जब आप केस दायर करते हैं उसको लिटिगेशन कहते हैं। लिटिगेशन ले जाते हैं कोर्ट में, तो कोर्ट उस पर कुछ फैसला दे, उसको लिटिगेशन कहते हैं। PIL आपने सुना होगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो लिटिगेशन, केस, अनदर वर्ड, ज्यादा टेक्निकल वर्ड है लॉ के मामले में, लिटिगेशन। मोटिवेटेड है, लिटिगेशन नॉर्मली लेके जाते हैं लोग, कुछ केस में उनको जजमेंट चाहिए, फैसला चाहिए, न्याय चाहिए। मोटिवेटेड कह करके बताया जा रहा है कि इनका इरादा कुछ और है, कुछ और मोटिव है। जैसे रेशियली मोटिवेटेड अटैक, यानी अटैक जो हुआ है वो किस इरादे से हुआ है, रेशियली मोटिवेटेड, यानी आप किसी को अपने से नीचे मानते इसलिए उस पर अटैक कर दिया है, ठीक है, रेशियली मोटिवेटेड अटैक। तो मोटिवेटेड लिटिगेशन यानी लिटिगेशन का कुछ मोटिव है यहाँ पे, ठीक है। और इस नॉर्मली वर्ड को यूज किया जाता है नेगेटिव तौर पे। ऑन ए सुप्रीम कोर्ट स्टे इन द कृष्णा जन्मभूमि शाही ईदगाह डिस्प्यूट केस। तो कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह डिस्प्यूट केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, उस बारे में है ये। तो हम लोग पढ़ेंगे ऊपर वाला, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड टॉपिक को पढ़ते हैं। स्मॉलर सिटीजन्स, द पैंडेमिक वॉज डिफिकल्ट, जो कोरोना हुआ, द पैंडेमिक वॉज डिफिकल्ट फॉर इंडियाज यंगेस्ट सिटीजन्स। इंडिया के सबसे जो कम उम्र वाले सिटीजन्स थे उनके लिए बहुत मुश्किल था पैंडेमिक। इंडिया, द पैंडेमिक वॉज डिफिकल्ट फॉर इंडियाज यंगेस्ट सिटीजन्स, कॉमा द चिल्ड्रन। देखें, इंडियाज यंगेस्ट चिल्ड्रन कौन, India's youngest citizens gone, the children. But the true import of its impact is coming to light now. Import, import मतलब वो import export नहीं हो रहा है। Import means importance. Importance के लिए import word use किया जाता है बहुत formal तरीके से। The true importance of its impact is coming to light now. The true import of its impact is coming to light now. उसका जो impact हुआ, उसका क्या importance था, वो अभी समझ में आ रहा है। Is coming to light now. Coming to light, प्रकाश में आ रहा है, यानी लोगों को पता चल रहा है। In the annual status of education report, annual status of education report titled ASER 2023 Beyond Basics, इस नाम से ASER 2023 Beyond Basics करके एक एनुअल स्टेटस आई है, सालाना स्टेटस आई है एजुकेशन रिपोर्ट की। उसमें कहा गया है, एंड रिलीज्ड ऑन वेडनेसडे, जो वेडनेसडे को रिलीज हुई है, ए सर्वे बाय सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, प्रथम एक सर्वे किया गया बाय सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, प्रथम प्रथम नाम के एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक सर्वे किया गया अमंग रूरल स्टूडेंट्स एज्ड 14 to 18। ये 14 से 18 साल के रूरल स्टूडेंट्स के बीच किया गया, अमंग रूरल स्टूडेंट्स एज्ड 14 to 18, इनके बीच एक सर्वे किया गया। इस सर्वे ने पाया, फाउंड, देखिए इस रिपोर्ट में, एंड रिलीज्ड ऑन दिस, फाउंड that more than half struggled with basic mathematics, ठीक है, आधे से ज्यादा लोग, आधे से ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे बेसिक मैथमेटिक्स से, ठीक है। अच्छा, चलिए अभी हम आपको यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज पे फोकस करवाते हैं। इस सेंटेंस में फाउंड वर्ब तो दिख रहा है, किसने फाइंड किया दोस्तों, किसने फाइंड किया, ए सर्वे फाउंड
ए सर्वे फाउंड, है ना, सर्वे सब्जेक्ट है। अभी सर्वे के बारे में एक्स्ट्रा बता रहे, कौन सा सर्वे? ए सर्वे बाय सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन प्रथम अमंग रूरल स्टूडेंट्स एज्ड 14 to 18 फाउंड। तो बहुत सिंपल तरीके से लिखा हुआ है, इस सर्वे फाउंड दैट मोर देन हाफ स्ट्रगल। इस सर्वे का ही नाम क्या था? एनुअल स्टेटस, ये ASER 2023 बियॉन्ड बेसिक्स। इसी सर्वे को नाम क्या देकर के छापा गया है? सर्वे को रिलीज किया गया है, रिलीज किया गया वेंसडे को। इस सर्वे को क्या नाम दिया गया? ASER एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, ASER 2023 बियॉन्ड बेसिक्स। ठीक है, तो इसी सर्वे में पाया गया, इसको ऐसे कह सकते हैं, ASER 2023 बियॉन्ड बेसिक्स फाउंड दैट मोर देन हाफ स्ट्रगल्ड विद बेसिक मैथमेटिक्स। और ये क्या था? ये बियॉन्ड बेसिक ASER 2023 एक सर्वे था जो कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन प्रथम के द्वारा किया गया था। ये सर्वे किसके बीच किया गया था? सर्वे रूरल स्टूडेंट्स के बीच किया गया था, ग्रामीण स्टूडेंट्स के बीच किया गया था। उनकी एज क्या थी? 14 to 18। और क्या पाया उसने, इस सर्वे ने? मोर देन हाफ स्ट्रगल, ज्यादा, आधे से ज्यादा जो स्टूडेंट थे स्ट्रगल कर रहे थे, मुश्किल पा रहे थे, स्ट्रगल्ड विद बेसिक मैथमेटिक्स। उनको बेसिक मैथमेटिक्स में भी मुश्किल हो रही थी। और ये जो बेसिक मैथमेटिक्स है, ए स्किल दैट दे शुड हैव मास्टर्ड इन क्लासेस 3 and 4। सो तीसरी चौथी क्लास में ही इनको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए थी, ये चीज सब मास्टर कर लेनी चाहिए थी। द हाउस होल्ड सर्वे, और ये घर घर जाकर के सर्वे किया गया था। द हाउस होल्ड सर्वे, ओके, द हाउस होल्ड सर्वे, द फर्स्ट फील्ड बेस्ड वन इन 4 years। पिछले 4 सालों में पहली बार ऐसा फील्ड बेस्ड सर्वे किया गया। फील्ड बेस्ड समझ रहे ना, घर घर जाकर के। फील्ड बेस्ड सर्वे वाज कंडक्टेड इन 28 डिस्ट्रिक्ट्स। ये 28 जिलों में कंडक्ट किया गया था, अक्रॉस 26 स्टेट्स, 26 राज्यों में। एंड असेस्ड, और इसने पता लगाया। असेस करते हैं ना जब, तो आप इवेल्युएट करते हैं। अनदर वर्ड ऑफ असेस इज इवेल्युएट। असेस द फाउंडेशनल रीडिंग एंड अरिथमेटिक एबिलिटीज ऑफ 34,745 स्टूडेंट्स। 34,745 स्टूडेंट्स के फाउंडेशनल रीडिंग और अरिथमेटिक एबिलिटीज के को असेस किया। फाउंडेशनल मतलब क्या कहेंगे? बेसिक। बेसिक रीडिंग और अरिथमेटिक एबिलिटीज को असेस किया। आप लोग टेस्ट देते हो एग्जाम में, टेस्ट क्यों देते हो? क्योंकि टेस्ट असेस करता है कि आपने क्या सीखा है। ठीक है, असेस करना मतलब इवेल्युएट करना। असेस पढ़ते हैं इसको, असेस। ठीक है, एक और वर्ड होता है एक्सेस, वहां डबल सी होता है यहाँ पे। ठीक है, तो एक्सेस होता है पहुंचना, किसी चीज तक पहुंचना। इजिली एक्सेसिबल मतलब जहां आसानी से पहुंचा जा सके। और ये असेस है, इसका मतलब होता है आकलन करना, इवेल्युएट करना। इन अदर फाइंडिंग्स, दूसरे फाइंडिंग्स में जो दूसरी जानकारियां मिली, इन अदर फाइंडिंग्स, जो सर्वे का और भी फाइंडिंग्स हुआ, एक तो पता चला कि 50% से ज्यादा लोगों को इनमें बड़ी मुश्किल हो रही है, जो तीसरी चौथी क्लास में उनको आ जाना चाहिए था वो नहीं आ रहा उनको। इन अदर फाइंडिंग्स, अबाउट 25% ऑफ दिस एज ग्रुप कैन नॉट रीड ए क्लास 2 लेवल टेक्स्ट इन देयर मदर टंग। 25%, एक चौथाई लोग जो है ऑफ दिस एज ग्रुप, वो कैन नॉट रीड, दे कैन नॉट रीड, नहीं पढ़ पाते हैं क्लास 2 लेवल टेक्स्ट इन देयर मदर टंग। अपने मदर टंग में क्लास 2 की टेक्स्ट नहीं पढ़ पाते। क्लास 2 लेवल का जो टेक्स्ट होता है वो नहीं पढ़ पाते अपनी मदर टंग में। बॉयज आर हाउएवर, हालांकि लड़के बेहतर हैं, बॉयज आर बेटर हाउएवर, बॉयज आर हाउएवर बेटर इन अरिथमेटिक। वो मैथ्स में थोड़े बेहतर है, अंकगणित में थोड़े बेहतर है, एंड इंग्लिश रीडिंग, इंग्लिश रीडिंग में थोड़े बेहतर है देन गर्ल्स। इन स्किल्स में लड़के थोड़े बेहतर हैं। ओवरऑल कुल मिलाकर के 86.8% इन द 14 to 18 ईयर एज ग्रुप, 14 से 18 साल का जो एज ग्रुप है उसमें 86.8% लोग एनरोल्ड हैं इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आर एनरोल्ड, ये एनरोल्ड है, इनका नामांकन किया हुआ है। दे आर एनरोल्ड इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो किसी न किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एनरोल्ड है। बट देयर आर गैप्स एज दे ग्रो ओल्डर, लेकिन गैप्स बढ़ जाते हैं जैसे जैसे वो बड़े होते हैं। यानी 14 से 18 साल वाले में 86.8% लोग क्या है, किसी न किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एनरोल्ड हैं। while 3.9% of 14-year-olds are not in school। 14 साल की उम्र में सिर्फ 4%, लगभग 4% बच्चे हैं जो स्कूल में नहीं है। यानी कि 96% लोगों का स्कूल में एनरोलमेंट है, यानी एनरोलमेंट बढ़ता जा रहा है, 96% लोग स्कूल जा रहे हैं।
द फिगर क्लाइम्स टू 32.6% फॉर 18-year-olds। लेकिन जब 18 साल वाले लोगों की आप बात करते हैं तो 32.6% आर आउट ऑफ स्कूल, दे आर नॉट इन स्कूल। यानी कि सिर्फ 68% से 67.4% लोग, बच्चे ही 18 साल वाले किसी स्कूल में, किसी इंस्टीट्यूशन में एनरोल्ड हैं। तो 14 साल में ज्यादा लोग जा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं वो स्कूल को छोड़ देते हैं। 18 साल में करीब करीब 32% लोग स्कूल छोड़ देते हैं, स्कूल नहीं जा रहे होते हैं। ऑल्सो फॉर क्लास 11th एंड हायर, 11वीं क्लास के लिए और उसके ऊपर के लिए, मोस्ट स्टूडेंट्स ऑप्ट फॉर ह्यूमैनिटीज। ज्यादातर बच्चे ह्यूमैनिटीज चुन लेते हैं। ऑप्ट फॉर ह्यूमैनिटीज, ऑप्ट फॉर चुनना, यू ऑप्ट फॉर समथिंग, आप उस चीज को चुन लेते हो। ओके, मोस्ट स्टूडेंट्स ऑप्ट फॉर ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज बोलते हैं आर्ट सब्जेक्ट, जिसमें हिस्ट्री ये सारी चीजें पढ़ते हैं, उसको ह्यूमैनिटीज बोलते हैं। मोस्ट स्टूडेंट्स ऑप्ट फॉर ह्यूमैनिटीज while girls are less likely to be enrolled in the science stream। फिर से while आया, while हमेशा यूज होता है कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए। लड़कियां आर लेस लाइकली, गर्ल्स आर लेस लाइकली। कल भी बताया था लाइकली और अनलाइकली। मैंने कहा था इट इज लाइकली टू रेन, मतलब बारिश होने की संभावना है। यू आर लाइकली टू पास द एग्जाम, आपके एग्जाम पास करने की संभावना है। यू आर लाइकली टू पास द एग्जाम, मतलब ज्यादा चांस है कि आप पास कर जाओगे। गर्ल्स आर लेस लाइकली टू बी एनरोल्ड इन द साइंस स्ट्रीम। लड़कियों की कम संभावना होती है एनरोल करने की साइंस स्ट्रीम में, यानी लड़कियां कम ही लेती हैं साइंस स्ट्रीम, वो ज्यादातर ह्यूमैनिटीज ही लेती हैं। और कितनी प्रतिशत लड़कियां लेती हैं साइंस स्ट्रीम? मात्र 28.1% लड़कियां लेती हैं साइंस स्ट्रीम, कंपेयर्ड विद बॉयज 36.3%। और लड़के भी मात्र 36.3% ही एनरोल करते हैं अपने आप को साइंस स्ट्रीम में। ज्यादातर लोग किस किस चीज को चुनते हैं? दे ऑप्ट फॉर ह्यूमैनिटीज। हालांकि लड़के थोड़ा ज्यादा चुनते हैं लड़कियों से, ये सब पता चला सर्वे से। और अच्छा खासा सैंपल साइज है दोस्तों, 34,745 स्टूडेंट्स। ओनली 5.6% हैव ऑप्टेड फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। मात्र 5.6% ने ऑप्ट किया, ऑप्ट फॉर, फिर से आया ऑप्ट फॉर, चुना। दे हैव ऑप्टेड फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, उन्होंने वोकेशनल ट्रेनिंग को चुना है। और अदर रिलेटेड कोर्सेज या उस तरह से दूसरे रिलेटेड कोर्सेज जो हैं, यानी ज्यादातर पढ़ाई को सिर्फ फॉर्मेलिटीज के तौर पे, आपको भी पता है जब आर्ट्स लेते हो तो आप किस तरह से रिलैक्स हो जाते हो कि कुछ नहीं पढ़ना, अरे क्या है रट के चले जाएंगे, 4 क्वेश्चन तो लिखना होता है, ऐसे वैसे। तो ह्यूमैनिटीज लेकर के बहुत से लोग रिलैक्स्ड हो जाते हैं। तो गाँव में ज्यादातर जो सर्वे किया आगे से पता चला कि आधे से ज्यादा, 2-3 चौथाई लोग जो है ना ह्यूमैनिटीज ही पढ़ रहे हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन, द प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन ऑप्टिंग फॉर प्राइवेट ट्यूशन, और वो बच्चों की संख्या जो चुनती हैं प्राइवेट ट्यूशन को नेशन वाइड, पूरे देश में, वेंट अप, बढ़ी है। ओके, फ्रॉम 25% इन 2018 टू 30% इन 2022। 2018 में जो 25% थी पूरे देश में बच्चों की ये संख्या जो ट्यूशन, प्राइवेट ट्यूशन चुनती थी, वो अब 2022 में जाकर के 30% हो गई है, 5% बढ़ गई है। या यहाँ से देखा जाए तो 20% की बढ़ोतरी है, मैथ्स के हिसाब से अगर देखें तो 25 से 30 हुआ है, यानी 20% की बढ़ोतरी हुई है दोस्तों। क्लोज टू 90% ऑफ, मैंने पढ़ा क्लोज टू, लगभग, क्लोज टू 90% ऑफ द यंगस्टर्स, 90% के लगभग जो यंगस्टर्स हैं सर्वे, जिनको जिनको सर्वे किया गया, हैव अ स्मार्टफोन। जिन बच्चों को सर्वे किया गया उनमें से 90% के लगभग के पास स्मार्टफोन है, ठीक है, हैव स्मार्टफोन एंड नो हाउ टू यूज इट, और वो जानते भी हैं इसे कैसे यूज करना है। दो मेनी आर अनअवेयर ऑफ ऑनलाइन सेफ्टी सेटिंग्स, हालांकि मेनी आर अनअवेयर, कई को नहीं पता है, दे आर अनअवेयर। इफ यू आर अनअवेयर, आपको नहीं पता है, और अनअवेयर के बाद आप बोलते हैं अनअवेयर ऑफ समथिंग, दे आर अनअवेयर ऑफ ऑनलाइन सेफ्टी सेटिंग्स। जो ऑनलाइन सेफ्टी सेटिंग्स होते हैं उसके बारे में उनकी जानकारी नहीं है, वो नहीं जानते कि ऑनलाइन उनको अपने आप को सेफ रखने के लिए क्या क्या सेटिंग्स में चेंजेस करने चाहिए। यूज तो कर रहे हैं स्मार्टफोन्स, बट वो उनका स्मार्टफोन वल्नरेबल है। ऑनलाइन हैकर्स और ऑनलाइन जो स्कैमर्स होते हैं वो लोग उनका फायदा ले सकते हैं। तो जब कोई आप चीज लेते हैं, गन वगैरह लेते हैं, तो आपके पास ध्यान रखना चाहिए कि उस गन का मिसयूज ना हो जाए। तो उसी तरह से आप मोबाइल फोन यूज करते हैं तो आपको सीखना चाहिए मोबाइल से आपका नुकसान ना हो जाए। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को एक कोर्स डाल देना चाहिए स्कूल में कि मोबाइल फोन्स को कैसे सही तरीके से यूज किया जाए, और इसको स्कूल के सिलेबस में इंक्लूड कर देना चाहिए, मेरे ख्याल से मिडिल स्कूल लेवल पे ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ट्रेंड्स, देखिए ट्रेंड्स के बाद कॉमा है और फिर एक कॉमा खत्म होता है। तो जब भी इस तरह का पैटर्न दिखे आपको इंग्लिश में कि एक कॉमा दिखे फिर दूसरा कॉमा दिखे, तो जो कॉमा के बीच की चीज है ना, उसको आप ड्रॉप भी कर दोगे तो सेंटेंस कंटिन्यू करेगा। द ट्रेंड्स गिव एन इंकलिंग,
द ट्रेंड्स गिव एन इंकलिंग, ये जो ट्रेंड्स हैं यानी जो रुझान दिखे हैं इसमें, जो पता फाइंडिंग जो आई हैं, गिव एन इंकलिंग एक आइडिया देते हैं, एक समझ देते हैं, गिव एन इंकलिंग ऑफ व्हाट इज द एजुकेशन सिस्टम, कि क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम को बीमार रखे हुए है। समथिंग एल्स द एजुकेशन सिस्टम, मतलब वो एल इज अ वर्ब और नाउन भी है, एलिंग करके बोलते हैं, एलिमेंट करके बोलते हैं, एलिमेंट नाउन हो जाता है, ठीक है, मतलब बीमारी, और एल एक वर्ब है। व्हाट इज द एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम को क्या एल करके रखे हुए, यानी क्या बीमार करके रखे हुए, क्या उसको सही नहीं होने दे रहा। अब आते हैं इसके बीच में द ट्रेंड्स, अभी ट्रेंड्स के बारे में ही कुछ लिखा होगा यहाँ पे, ठीक है। द ट्रेंड्स स्पेशली द लैग इन रीडिंग एंड सॉल्विंग सिंपल अरिथमेटिक, जो ट्रेंड्स है खास करके वो जो पढ़ने में और सिंपल मैथमेटिक्स सॉल्व करने में जो पिछड़ापन है, द लैग, पिछड़ापन, जब आप पीछे रह जाते हैं उसी को कहते हैं लैग, ओके। द लैग इन दिस गिव एन इंकलिंग, ये एक आइडिया देता है, एन इंकलिंग, ओके। आई हैड नो इंकलिंग व्हाट ही वाज गोइंग टू डू, मतलब मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि वो क्या करने वाला था, मुझे कोई नॉलेज नहीं था, मुझे कोई अंदेशा नहीं था वो क्या करने वाला। आई हैड नो इंकलिंग, आई हैड नो नॉलेज, ओके। इट गिव्स एन इंकलिंग, सम सॉर्ट ऑफ नॉलेज ऑफ व्हाट इज द एजुकेशन सिस्टम, कि क्या एजुकेशन सिस्टम को एल करके रखे हुए, यानी कि खराब करके रखे हुए, कमजोर करके रखे हुए हैं। एंड द करेक्टिव मेजर्स रिक्वायर्ड, और इस सर्वे से ये भी पता चलता है कि हमें कौन से करेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए। करेक्टिव मेजर्स मतलब सही करने के उपाय, सही करने के उपाय, करेक्टिव मेजर्स रिक्वायर्ड, जिसकी जरूरत है हमें, ये भी बताता है ये सर्वे। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सेज, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 का, वो कहता है द टॉप प्रायोरिटी इज, हमारा टॉप प्रायोरिटी क्या है, टू अचीव यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन प्राइमरी स्कूल बाय 2025, कि प्राइमरी स्कूल में जो यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी, यानी पूरी दुनिया का जो लिटरेसी रेट है और न्यूमरेसी है और जो लेवल है, वो हासिल कर लिया जाए प्राइमरी स्कूल में 2025 तक। यानी कि एक साल हमारे पास और है कि हम बाकी दुनिया के बराबर में आ जाए, कि बाकी दुनिया में जो बच्चे यूनिवर्सल जो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी है वहां तक पहुंच जाएं। यानी कि बाकी दुनिया में जो बच्चे प्राइमरी स्कूल जाते हैं तो जो जो चीजें वो पढ़ना लिखना सीख जाते हैं, जो जो नंबर्स के साथ खेलना सीख जाते हैं, मैथ्स में करना जान जाते हैं, हम भी वो कर सके। ये था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का मेन प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी यही था। द रिपोर्ट सेज, प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता होता है बाय द वे, अगर आपको नहीं पता था तो। द रिपोर्ट सेज ऑल स्टेट्स हैव मेड अ मेजर पुश, रिपोर्ट कहता है कि सारे राज्यों ने एक मेजर, हैव मेड अ मेजर पुश, बड़ी पुश किया है, यानी कि उन्होंने बहुत कोशिश की है। दे हैव मेड अ मेजर पुश इन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी अंडर द निपुण भारत मिशन। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत सारे राज्यों ने एक जबरदस्त पुश लिया है, यानी कि बहुत बड़ा स्टेप लिया है इन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इसको इसको हासिल करने के लिए। बट द नंबर्स शो, लेकिन नंबर्स बताते हैं दैट इन अ डाइवर्स एंड वास्ट कंट्री सच एज इंडिया, नंबर्स ये बताते हैं कि भारत जैसे डाइवर्स और वास्ट कंट्री में देयर इज अ लॉट ऑफ कैचिंग अप टू डू, बहुत सारा कैचिंग अप करना बाकी है। कैचिंग अप क्या होता है, अगर आप पीछे हो जाते हैं तो आपको कैचिंग अप करना होता है। जैसे आप एक महीने क्लासेस नहीं गए किसी वजह से, शादी बीमार होने के बाद, फिर आप कह रहे हैं आई हैव अ लॉट ऑफ कैचिंग अप टू डू, आई हैव अ लॉट ऑफ कैचिंग अप टू डू, क्योंकि आपके दोस्त, आपका कोर्स सब कुछ आगे बढ़ चुका है और आप पीछे रह गए हैं, तो आप पीछे से जाएंगे, सो यू हैव अ लॉट कैचिंग अप टू डू। तो वैसे ही यहाँ कहा जा रहा है कि ये चीज नंबर जो बता रहे हैं हमें, हमें बहुत कुछ कैचिंग अप करना है, नहीं हम बहुत पीछे हैं, हमें बहुत आगे बढ़ना है उसको भरपाई करने के लिए। देयर इज अ लॉट ऑफ कैचिंग अप टू डू, हम लोग बहुत पीछे हैं, बहुत कैचअप काम करना है, यानी बहुत जाकर तेजी से जाकर के पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो लोग आगे हैं, हम लोग बहुत पीछे हैं, अगर हमें ग्लोबल यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी हासिल करना है तो लेवल। while rising enrollment is a good thing, while, फिर से while, हर बार while जब भी आएगा आपको कंपेयर कॉन्ट्रास्ट करने के लिए while का यूज बहुत कॉमन है। while rising enrollment is good thing, ठीक है कि rising enrollment है, वो तो अच्छी चीज है, लोग ज्यादा जा रहे हैं स्कूल में, ज्यादा लोगों का एडमिशन हो रहा है स्कूल में, ये अच्छी चीज है। while rising enrollment is a good thing, what awaits the students after they finish the compulsory school cycle is not all that rosy। भैया ये तो ठीक है कि एनरोलमेंट हो रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन जो चीज उनका इंतजार करता है, व्हाट अवेट्स द स्टूडेंट, जो बच्चों का इंतजार करता है
आफ्टर दे फिनिश द कंपल्सरी स्कूल साइकिल, जब वो कंपल्सरी स्कूल साइकिल फिनिश करते हैं यानी क्लास 8 तक की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं जो कि कंपल्सरी है, और उसके बाद जो आता है इज नॉट ऑल दैट रोजी, उतना रोजी नहीं है। रोजी किसी चीज को भी कहते हैं जो आसान हो, अच्छा हो, रोज से बना है। रोज किसको पसंद नहीं, सोचिए। तो किसी भी चीज को रोजी आप कहते हैं, रोजी ड्रीम्स, तो लुभावने, प्यारे, आसान, इस तरह की बातें बोलते हैं, ठीक है। तो जो आपके सामने आता है क्लास 8 के बाद, वो उतना रोजी नहीं होता बच्चों के लिए। ठीक है, एडमिशन बढ़ रहा है, लेकिन क्लास 8 के बाद जो चीजें इनके सामने आती है वो इतना रोजी नहीं होता है। समटाइम्स बिकॉज दे आर सिंपली नॉट एबल टू कोप विद द एम्बिशियस कैरिकुलम सेट फॉर द हायर सेकेंडरी लेवल। जो हायर सेकेंडरी लेवल के लिए जो एम्बिशियस कैरिकुलम सेट कर रखा है गवर्नमेंट ने, वो कभी कभी उसको झेलने के लायक नहीं होते हैं जब वो आते हैं क्लास 9th में। तो क्लास 8 करने के बाद क्लास 8 तक चीजें आसान लग रही होती हैं। कई बार मैंने टीचर्स और स्टूडेंट्स से ये बात सुनी है कि क्लास 8 तक तो कुछ लगता ही नहीं है पढ़ाई, असली पढ़ाई तो 9th-10th में शुरू होता है। और मेरी बच्ची अभी देने वाली क्लास 10th की एग्जाम, तो ऑब्वियसली मुझे पता चल रहा है कि हाँ उसको चैलेंज आया है क्लास 9-10 में, उसके पहले चीजें बहुत आसान लग रही होती हैं। तो कई बच्चे ना क्लास 8 तक में इतनी पढ़ाई नहीं करके आते हैं क्लास 9th में कि वो कोप कर सके, यानी डील कर सके, यानी झेल सके, कोप विद द एम्बिशियस कैरिकुलम। जो एम्बिशियस कैरिकुलम है जो सेट किया गया हायर सेकेंडरी लेवल के लिए, तो गवर्नमेंट को भी इस पे कुछ करना पड़ेगा। द राइट टू एजुकेशन बराबर बराबर बांटना पड़ेगा लोड को, और क्या, थोड़ा नीचे बढ़ाओ थोड़ा ऊपर हल्का करो, ये करना होगा। द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 मे हैव इंश्योर्ड यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन। 2009 का जो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था, उससे ये तो भले ही हो गया होगा कि बच्चे के पास अधिकार है, यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन है उनके पास, मतलब हर हाल में उनको एजुकेशन मिलेगा। बट देर इज मेनी अ गैप, ये बड़ा अच्छा फ्रेज पढ़ लीजिए, मेनी अ गैप, बहुत सारे अभी भी गैप्स हैं। ऐसा लिखने का तरीका थोड़ा फॉर्मल हो जाता है दोस्तों, ठीक है, लिटरेरी हो जाता है, तो मेनी गैप्स भी बोल सकते थे आप। बट देयर, और ध्यान दीजिएगा यहाँ इज पे, अगर गैप्स बोलेंगे तो यहाँ देयर आर बोलना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन देयर इज मेनी अ गैप, हालांकि हिंदी में बोलेंगे अभी भी बहुत सारे गैप्स हैं, ठीक है, टू फिल, भरने के लिए अभी भी बहुत सारे गैप्स हैं भरने के लिए। बिफोर इट टचेज एवरी चाइल्ड इन द ट्रू स्पिरिट ऑफ द लॉ। जो 2009 का जो एक्ट आया था, उसके सच्चे मायने में बच्चों का फर्क पर, बच्चों को कुछ मिले, बच्चों का पर असर हो, इसके लिए देर इज मेनी अ गैप टू फिल, अभी भी बहुत सारे गैप्स को फिल करना बाकी है, यानी अभी भी गवर्नमेंट को बहुत कुछ करना बाकी है। 2009 का एक्ट काफी नहीं था, और आप समझ गए होंगे कि इस सर्वे ने बहुत कुछ सामने ला कर रख दिया है। बच्चे जो स्कूल जा भी रहे हैं, 14 से 18 साल तक एडमिशन है उनका स्कूल में, लेकिन वो क्लास 2 की बुक सही से नहीं कर पा रहे, क्लास तीसरी और चौथी की जो मैथमेटिक्स है वो नहीं कर पा रहे। और ये सब चीजें तो हम लोग देखते हैं टीचर होने के नाते, अपने जॉब में हम लोगों ने ये बहुत देखा है कि लड़के मैट्रिक करके आते हैं इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश छोड़िए उनकी समझ नहीं होती किसी भी फील्ड सब्जेक्ट की बहुत अच्छी। और इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारा पुअर एजुकेशन, जो टीचर्स जो इम्पार्ट करते हैं उनका स्टैंडर्ड्स बहुत लो है। तो इस बार जो हो रहा है बिहार में, कम से कम जो बीपीएससी करके आ रहे हैं टीचर्स, उनसे उम्मीद तो बड़ी है, उनकी सैलरी 50,000 55,000 रुपये अगर दे रही है सरकार, तो अच्छे लड़के भी इंटरेस्टेड हो रहे हैं कि हाँ उनको ये जॉब करना है। तो बढ़िया है, फ्यूचर डजंट लुक वेरी ब्लीक, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। I will see you guys tomorrow with another editorial story from the Hindu. And until then, enjoy learning English, and subscribe to the channel if you haven't. Share it with your friends. They can benefit from this lesson, regular lesson as well. I'll see you all tomorrow. Thank you very much. Bye-bye, everybody.